नमो नमः मास्टर्स और स्वागत है आपका पीएमसी हरियाणवी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज वनस्पति विज्ञान की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं क्वांटम लाइफ की। क्वांटम लाइफ के 8वां एपिसोड आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इससे पहले के जितने एपिसोड्स रहे हैं वो आपने उनको बहुत ही अच्छे से सराहा है और उनको बहुत प्यार दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड्स और ज्यादा अच्छे लगे, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, ताकि हम इन सभी इन सभी क्वांटम लाइफ को अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि हम स्वस्थ, सिर्फ हम नहीं, आप भी और इस पूरे ब्रह्मांड को स्वस्थ बना सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटम लाइफ के 3 स्तंभ हैं: आयुर्वेद, पिरामिड और क्वांटम। और ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों स्तंभ हैं, ये एक दूसरे के साथ चल के ही हमें स्वस्थ बनाने में सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही उत्तम कार्य करते हैं। तो आज हम हमारे साथ हैं कुछ क्वांटम मास्टर्स, हमारे साथ हैं पूजा, डॉक्टर पूजा और डॉक्टर ऊर्जा, और जिनके साथ आज हम बातें करेंगे कुछ पुराने एपिसोड्स के बारे में। हमने आज तक क्या क्या सीखा, समझा, जाना। फिर भी अगर आपको और ज्यादा अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हमारे पुराने एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिरामिड्स के बारे में। तो डॉक्टर पूजा, मैं आपको बुलाना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति मैम, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। तो पिछले हमारे जितने भी जो सेशन हुए हैं, जैसा कि आपने बताया कि हमने क्वांटम, पिरामिड, आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लोगों के आगे, और काफी सराहना भी हुई है उसकी, और शायद बहुत से लोगों को इससे फायदा भी मिला होगा। पर फिर भी कुछ सवाल है जो लोगों के मन में या दिमाग में है, जिनका उत्तर मुझे लगता है आज उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सवाल आपका जो सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिरामिड के बारे में तो ये जानेंगे कि पिरामिड है क्या, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे नए भी होंगे। तो जानना चाहूंगी कि प्लीज आप उन्हें बताएं कि पिरामिड क्या है। जी बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो पिरामिड, तो कुछ साल पहले तक पिरामिड हम सबके लिए एक पहेली जैसा था, जिसके हमारे पास जवाब नहीं थे। पर बीते सालों में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने विभिन्न तरह के शोध किए, विभिन्न तरह के जो उससे नतीजे उन्होंने निकाले, और उन सब नतीजों से ये पाया गया कि ये एक पहेली नहीं है, ये हमारे लिए करिश्मा है। मानवता के लिए एक वरदान की तरह है पिरामिड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पिरामिड असल में है क्या, हम किसे कहते हैं। तो अगर हम इसे देखेंगे, जैसा कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं, तो ये एक त्रिकोणीय ढांचा है जो ऊपर जाके किसी एक बिंदु पर मिल रहा है, जिसके जो जितने भी त्रिकोण हैं वो ऊपर जाके एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पायरा और मिड। पायरा का मतलब है यहाँ पर ऊर्जा या शक्ति, और मिड का मतलब मध्य में। तो ये इस तरह की का ढांचा है जो ऊर्जा या शक्ति को अपने मध्य में, मध्य बिंदु पर केंद्रित करता है। तो हमने बहुत सारे पिरामिड देखे होंगे, जैसे जो गीजा है, इजिप्ट है, वहां के पिरामिड हैं, और जो रशियन और जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने विभिन्न विभिन्न तरह के पिरामिड्स पर शोध किया है। तो उन्होंने शोध करके ये पाया कि जो स्वर्णिम कोण पिरामिड का, जो 51 डिग्री 52 मिनट का होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ आप सब थोड़ा समझ गए होंगे कि पिरामिड असल में है क्या। जी बिल्कुल पूजा, पिरामिड क्या है और इसका त्रिकोणीय ये जो ढांचा है, ये सिर्फ ढांचा नहीं है, इसको मतलब ये एक साथ ऊपर उगता है, और उसका जो बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है, वहां पर वहां पर जाकर ये जो पिरामिड है, मतलब एक बिल्कुल जगह पे जाके मिलता है, और वहां से ही सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा हर जगह पे ब्रह्मांड में फैलती है। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि हमारे ब्रह्मांड के लिए पिरामिड कैसे हेल्पफुल है, कैसे हम उसको कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के लिए लाभकारी है। कि प्लीज इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि इसका मतलब ही होता है कि ऊर्जा या शक्ति को अपने मध्य केंद्रित करना। तो पिरामिड की जो ऊर्जा है, ये इतना मतलब करिश्मा कर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते।
ये हमारी पूरी पृथ्वी को, पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से हील कर सकता है। तो इस जो एक पिरामिड जितने काम कर सकता है, वो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता। जो सिर्फ एक पिरामिड इतने सारे जो हमारे काम है, जो कर सकता है। जैसे कि जो हमारी ये घातक किरणें हैं, घातक किरणों के प्रभाव को पिरामिड के द्वारा कम किया जा सकता है। जो हमारा ओजोन होल है, वो बंद हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर ओजोन होल है, अगर वहां पे हम किसी पिरामिड का निर्माण कर दें, तो वो होल बहुत जल्दी बंद होने लग जाता है। जो भूकंप है या और जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे जो तूफान हो गए या टोरेंट हो गए, हरिकेन हो गए, उन सब के लिए एक तरीके से ये बचाव का काम करता है। अगर किसी स्थान पर भूकंप या सुनामी ज्यादा आती हो, तो हम वहां पर पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। तो इनमें पूरी तरह से खत्म ना हो, तो काफी इनमें वो देखा जा सकता है कि हाँ, इनका आना कम हो जाता है, इनके एपिसोड्स कम हो जाते हैं। और पानी, हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। हम पिरामिड को किसी पानी के टैंक के ऊपर बना सकते हैं, या हमारे घर में रखे वाटर फिल्टर पर यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक नेचुरल जो पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर है। और जो हमारी फसलें हैं, उन्हें हम सुधार सकते हैं। तो आजकल फसलों का तो बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है कि जो फसलें हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, कई बार उन्हें ढंग से पानी नहीं मिल पाता। जो जो बदलता जो मौसम है, उसकी वजह से फसलें अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही। तो जो पिरामिड है, उसका हम इस्तेमाल करके हमारी जो फसलें हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो हमारी बीमारियां हैं, किसी भी तरह की, शारीरिक या मानसिक, उनके लिए पिरामिड बहुत ही प्रभावी मालूम होता है। वो बेशक मनुष्यों के लिए हो या फिर जानवरों के लिए हो। जो क्राइम है, आतंकवाद है, ये सारी चीजें भी पिरामिड का इस्तेमाल करके कम हो जाती हैं। पूरी तरह से खत्म ना सही, तो कम तो हो ही जाती हैं। तो इतनी सारी चीजें, ये सब अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं, ये सब सिर्फ एक पिरामिड इन्हें हल कर सकता है। तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। बिल्कुल सही। इससे इतनी सारी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड के लिए ये काफ़ी कारगर है। हर हर ग्रह के लिए एक अलग पिरामिड है, हर अलग एंगल का उसका हर अलग ग्रह के लिए एक अलग स्वर्णिम कोण का पिरामिड बनाया गया है। तो ये यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले तो है नहीं। बहुत जी सारे बिल्कुल। और भी ग्रह हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे और भी आत्माएँ हैं। तो उन सबके लिए बिल्कुल ही बिल्कुल। वो पिरामिड जो है वो कारगर है। तो जैसे आपने बताया कि भूकंप हो गए या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा होती है, तो हम उसके एपिसोड्स को या उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। हम हर किसी को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पिरामिड की मदद से उनको कम किया जा सकता है। हमारी हाँ, ये जो धरती है, जो गीज़ा के पिरामिड्स हैं, वो भी कहीं न कहीं इस धरती को कहीं न कहीं एक तरीके से सहेज के रख ही रही है। और बिल्कुल सही बात है। फसलों के लिए जैसे आपने बताया कितना अच्छा है पिरामिड, कि हमारी सारी फसलें जो हम उगाते हैं वो खराब नहीं होंगी, उनको ज़्यादा जल्दी अच्छे से और बहुत ही अच्छे फसल निकल के आएगी। और इवन बीमारियों के लिए भी पिरामिड का प्रयोग करना, कि कोई अगर बीमार है या कोई नहीं भी अगर बीमार है, तब भी उन अगर वो पिरामिड का प्रयोग करता है, तो उसकी जो रिकवरी है जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और जो आज के समय में बहुत ज्यादा आतंकी चीजें चल रही हैं, या हम कहें हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तनाव हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, वो चीजें भी हम कम कर सकते हैं। तो जी इसी के साथ बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर पूजा, कि हाँ जी। ये जो पिरामिड है, तो हम ये इसमें होता क्या है ऐसा कि अगर हम उसके अंदर मेडिटेशन करते हैं, या क्या होता है पिरामिड के अंदर जो हमें इतने सारे इसके लाभ मिलते हैं? जी देखिए, हम पिरामिड को मेडिटेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए या तो आप इस तरह से पिरामिड के नीचे बैठ सकते हैं, अगर अब पिरामिड का आकार बड़ा है तो, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है। या फिर आप पिरामिडल जो कैप आती है, पिरामिड शेप की जो टोपी होती है, उसे लगाकर आप बैठ सकते हैं ध्यान करने के लिए। तो ये पाया गया है कि जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करते हैं, तो ध्यान बहुत जल्दी लगता है और हम अच्छे से ध्यान कर पाते हैं, और उसके जो परिणाम है वो ज्यादा बेहतर देखे जाते हैं, बजाय कि बिना पिरामिड के ध्यान करने के। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो हमने स्वर्णिम कोण की बात की थी, पिरामिड का जो हमने स्वर्णिम कोण बताया था, तो इस स्वर्णिम कोण की वजह से जो
विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, ये स्वर्णिम कोण उस सारी ऊर्जा को केंद्रित कर देता है पिरामिड के मध्य बिंदु पर। जो आपको ऊपर ये मध्य कोण दिखाई दे रहा है, वहां पर ये सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है और फिर ये ऊर्जा जो पिरामिड का अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर फैल जाती है। जिसकी वजह से अगर कोई भी पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान लगाता है या फिर हम कोई भी चीज उसके नीचे रखते हैं, वो चाहे कोई खाने पीने की चीज हो या जैसे पानी हो या जैसे दवाइयां हो या कोई क्रिस्टल्स हो या कोई भी हमारे पेट्स हो या कोई नॉन लिविंग चीज हो, तो जो रिजल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं, वो हमें बेहतर दिखाई देते हैं। तो शायद ये इसके पीछे एक वजह है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि कितना ये जो हमारी ऊर्जा है, ये बिल्कुल उस जो उसका ऊपर का एक कोण है, वहाँ से नीचे आती है और वहाँ पे असीम ऊर्जा का संचार होता है। और इसी की वजह से हम जब ध्यान लगाते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी भी लगता है और उस हर किसी के ऊपर उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसी के जी साथ मैं बिल्कुल। आपसे और भी ये बात जानना चाहूँगी और आप हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि इसको और हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिरामिड्स को? जी हाँ, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो हम जानें कि किस तरीके से और कहाँ हम इसे प्रयोग कर सकते हैं पिरामिड का। तो जो पौराणिक पुस्तकें हैं या जो पुराने टाइम से बातें चली आ रही हैं, उनसे हमने जाना है कि पहले जो पिरामिड था उसको मंदिर बनाने के लिए या हमने इजिप्टियन में देखा है कि जो मम्मीज़ होती थी, उनको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पौराणिक समय में। पर जो आधुनिक काल है, उसमें वैज्ञानिकों ने अपने शोध के द्वारा ऐसी बहुत सी चीजें ढूंढ ली हैं, जहां हम इस पिरामिड को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके आंतरिक प्रयोगों का, कि हम घर के अंदर इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे रसोई या फिर किचन में, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके घर में जो फल, सब्जियाँ या ब्रेड, दूध, एग, ये जितनी भी चीज़ें हैं या जो मसाले, उन्हें आप पिरामिड के नीचे रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगी। ऐसा देखा गया है कि जिन चीज़ों को पिरामिड के नीचे रखा और जिन्हें बिना पिरामिड के नीचे रखा, उनमें पिरामिड के नीचे रखने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन तक ताज़ा रही। तो एक तरीके से ये एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर हुआ। आप आपको चीज़ें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पिरामिड को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, जो आपका वाटर फिल्टर है, उसके ऊपर आप पिरामिड रख सकते हैं। या आपके पास पानी का मटका या कोई भी ऐसी बर्तन जिसमें आपने पानी डाल के रखा है, आप उसके ऊपर पिरामिड रख सकते हैं। या फिर जो आपके फ्रूट जूसेस, मिल्क या फिर जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी आप पिरामिड रख सकते हैं। इससे भी पाया गया है कि जो पानी या फिर जो जूसेस या फिर जो जितने भी लिक्विड्स हैं, उन पे अगर हम पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे बताए गए हैं। बहुत से प्रयोगों में तो ये भी देखा गया है कि पिरामिड के नीचे रखे गए पानी से जब हम कोई कट वगैरह लग जाने पर अपना घाव धोते हैं, तो वो घाव जल्दी भर जाता है और जो रक्त का बहाव है, वो रोकने में सक्षम है। और किचन में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे चाकू हैं, उन्हें हम इसके नीचे रख सकते हैं। तो देखा गया है कि जो उनकी धार है, वो ज़्यादा समय तक तेज रहती है, अगर हम उन्हें पिरामिड के नीचे रखते हैं। ये वाला जो प्रयोग है, ये हमारे जो पितामह पत्री जी हैं, वो भी करके देख चुके हैं। तो अगला जो प्रयोग है, वो हम कहाँ कर सकते हैं? अपना स्टडी रूम या जहाँ बैठ के हम अध्ययन करते हैं या जहाँ हम अपना ऑफ़िस का काम करते हैं, वहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस समय क्या होगा कि या तो आप अपने टेबल के ऊपर पिरामिड कैप पहन के बैठिए या आप उस जगह पे पिरामिड बनवा सकते हैं, जिसके नीचे आप बैठ के अध्ययन करें या अपना काम करें। इससे क्या होगा कि आपकी काम करने की जो क्षमता है और जो आपका फ़ोकस है, वो बढ़ जाएगा, अगर आप इसे पढ़ते वक़्त या काम करते वक़्त इस्तेमाल करेंगे। अगला जो प्रयोग है वो बेडरूम में, हमारे जो शयन कक्ष है उसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा बेड है उसके ऊपर अगर हम पिरामिड बना लें या फिर अगर ऐसा ना हो पाए तो जो हमारा बेड है उसके नीचे हम छोटे-छोटे जो पिरामिड्स हैं उनको हम रख भी सकते हैं अपने बिस्तर के नीचे या फिर इस तरीके से हम पिरामिड बनवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें अच्छे से नींद आती है और अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं यहाँ बैठ के, तो वो भी बहुत अच्छे से होता है। और इसके नीचे सोने से या फिर बैठने से जो हमारा बिहेवियर है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसलिए बेडरूम में भी इसका सकारात्मक प्रयोग हम कर सकते हैं। जो हमारे पेट्स हैं,
जो हमारे पालतू हैं, जैसे हमारे बिल्ली, कुत्ते, जो भी हम घर में पालते हैं, उनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा गया है कि पिरामिड का इनके ऊपर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनका जो स्वभाव है, वो काफ़ी शांत हो जाता है और जो इनमें होने वाली बीमारियाँ हैं, उनमें भी काफ़ी कमी आती है। इसके साथ-साथ ना सिर्फ़ इंसान और जानवर, जो पेड़-पौधे हैं, उनके लिए भी हम पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि पेड़-पौधों के ऊपर अगर हम पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी अच्छे से ग्रोथ होती है, उन्हें कम पानी की ज़रूरत चाहिए होती है और वो हेल्दी रहते हैं। तो ये तो हमने बात की आंतरिक प्रयोगों की। अब बाह्य, बाहर जो हमारा जगह है, वहाँ पे हम कैसे-कैसे और क्या-क्या पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे मैंने पहले भी आपको बताया, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जैसे कि हमारा हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, इस तरह की जो सुनामी, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए पिरामिड जो है वो एक तरीके से एक बचाव का काम करता है। अगर किसी जगह पे ज़्यादा आते हैं, वहाँ हम पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कम आएँगी और जो इनसे होने वाला नुकसान है, उसमें भी घाटा होगा, कम नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक प्रयोग किया गया था अ, रशियन साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें एक जेल में पिरामिड का इस्तेमाल किया गया था। और वो इस्तेमाल करने के बाद जो वहाँ पे रखे जाने वाले जो क्रिमिनल थे, उनका जो स्वभाव है, उसमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आए थे। तो एक तरीके से क्राइम रेट को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। फिर हम फार्मिंग के लिए जो खेती है, उसके लिए भी हम पिरामिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इस पिरामिड को इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई भी जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वैसे भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते, पर जो पेस्ट्स हैं वो क्रॉप को खराब करते हैं तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है मजबूरी में। पर पिरामिड का इस्तेमाल करने के बाद हमें इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल है। और जो हमारी फसलें हैं, ये उनके उत्पाद को बढ़ाता है। तो एक जगह यूक्रेन में एक जगह पे एक पिरामिड बनाया गया और उसके बाद देखा गया कि जो गेहूँ की जो उत्पाद है वो 400% तक बढ़ गई थी। और इस यही नहीं, जो पिरामिड बनाने के बाद जो वहाँ की जो फसलें हैं, वो काफ़ी कम पानी चाहिए होता है उन्हें। तो एक तरीके से हम वाटर को भी प्रिज़र्व कर सकते हैं, वाटर भी हम बचा सकते हैं इसका यूज़ करके। और ये भी देखा गया कुछ जगहों पर तो कि कुछ जगहों पे पिरामिड बनाने के बाद वहाँ पे न्यू स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वहाँ पे कोई नदियाँ या फिर पानी जो है उसकी वो नदियाँ शुरू हो गई किसी जगह पे जब पिरामिड हमने बनाया। तो ये भी हम कर सकते हैं, जो हमारी पानी की जो आजकल कमी है, उसके लिए भी पिरामिड हेल्पफुल है। और ये पानी को शुद्ध कर सकता है, तो जो हमारे घर में जो टैंक हैं या फिर जो ऐसी जगहों पर जो टैंक है, जो सबके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पूरे शहर को पानी पहुँचाने के लिए, ऐसी जगहों पर हम पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं, जो उस पानी को शुद्ध करने के लिए, जो हमारे कुएँ हैं या जितनी भी पानी को स्टोर करने की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे हम पिरामिड बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये ऑयल वेल प्रोडक्शन है, जो तेल के जो कुएँ होते हैं, उन पे पिरामिड का इस्तेमाल करने पे पाया गया कि जो तेल है वो थोड़ा थिन हो गया और ईज़ी टू पंप, मतलब हम उसको ग्राउंड से बहुत ईज़िली हम उसको निकाल सकते थे, ये देखा गया। और जो हमारी ओज़ोन जो हमारी परत है, उसको भी पिरामिड ठीक करता है, ये मैं आपको पहले बता सकूँ। तो ये तो सिर्फ़ कुछ उदाहरण हैं, ये जो लिस्ट है, ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है, जिसमें से सिर्फ़ कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इतने सारे जो फ़ायदे हैं, वो हम एक पिरामिड से कर सकते हैं, उठा सकते हैं इतने सारे लाभ। वाह! क्या बात है। इतने सारे लाभ हम इनके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से भी एक बार है डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी इन चीज़ों को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं हम इनको पिरामिड को हमें और ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ जीवन, एक सुखी जीवन हम जी सकें। ताकि बिल्कुल। और इससे भी ज़्यादा हमें अपने इस जीवन के जो जीवन का मेन लक्ष्य है, उसके बारे में भी पता चले। तो इसी के साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ये बात भी पूछते हैं कि पिरामिड जो है वो किस चीज़ से बना सकते हैं? हाँ जी। तो देखिए, मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि पिरामिड किस चीज़ से बना है या क्या हमने मटेरियल यूज़ किया उसको बनाने के लिए, इस चीज़ का कोई इतना ख़ास महत्व नहीं है। कि कुछ लोग इसलिए भी पिरामिड नहीं बनाते कि हमें इसे मेटल से बनाना पड़ेगा, तो इसको जो बनाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये सब अलग-अलग तरीके से बनाए गए पिरामिड है। वो पीवीसी पाइप हो या फिर आप ग्लास से बना सकते हैं या वुड का यूज़ कर सकते हैं या कोई मेटल है उसका प्रयोग कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, आप कागज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कागज या प्लास्टिक का यूज करके भी कोई पिरामिड बनाएंगे तो वो भी उतना ही प्रभावशाली होगा जितना कोई धातु से बना हुआ पिरामिड। तो देखिए, जो स्वर्णिम कोण जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ उसका आपको ध्यान रखना है पिरामिड को बनाते वक्त। अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो आपका जो पिरामिड है वो शायद प्रभावशाली ना हो। पर जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, उसका, इसकी उपयोगिता, इसके प्रभाव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक पिरामिड को बनाने के लिए, तो हमारा जो खर्चा है वो भी कम रहेगा और बिल्कुल, दिक्कत भी नहीं आएगी। तो कितनी सरल बिल्कुल, चीज़ है ये, बनाने में भी और वो करने में भी। आगे के कुछ बिल्कुल। एपिसोड में हम इसको बनाना भी सिखाएँगे। जी, और बिल्कुल। इसी के साथ एक और प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि रोगों में ये बहुत कारगर है पिरामिड की एनर्जी हुँ, को हुँ, हुँ, हुँ। इस्तेमाल करना। तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए कि कैसे वो हमारे स्वस्थता पे और रोगों पे कैसे कार्य करता है? जी, बिल्कुल। तो जो पिरामिड जो है, जो इसकी अ, रोगों को कम करने की जो क्षमता है या जो रोगों को ठीक करने की जो क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी सारे ऐसे शोध हुए हैं जो इस बात को शत प्रतिशत सही साबित करते हैं। जैसे कि पहले जो हमारे एपिसोड हो गए उसमें मैं शोध के बारे में बात कर चुकी हूँ। तो एक शोध हुआ था जिसमें 20 ऐसे बच्चे जो समय से पहले जिनका जन्म हो गया था। तो वो बच्चे सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो बच पाएँ या उनके ज़िंदा रहने की कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। तो उन 20 बच्चों को पानी पिलाया गया। ऐसा नॉर्मल टैप वाटर जिसको कुछ घंटों के लिए पिरामिड के अंदर रखा गया था। तो उस पानी को जब उन बच्चों को पिलाया गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो 20 के 20 बच्चे बिल्कुल सही तरीके से बच गए और उन्होंने एक सामान्य जीवन जिया। तो एक तरीके से ये चीज़ साबित करती है कि हाँ, पिरामिड के अंदर एनर्जी है, हमें हील करने की या हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को 100% ठीक करने की। सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे शारीरिक रोग हैं, उन्हीं को पिरामिड ठीक कर सकता है। ऐसा देखा गया है कि इसके नीचे बैठने से जो हमारे मानसिक रोग हैं, उनमें भी हमें सहायता मिलती है। तो जितने भी फिजिकल या मेंटल या स्पिरिचुअल जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, सबको पिरामिड ठीक करने में सहायक है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी सारी असीम शक्ति पिरामिड में है कि वो हमारे अ, शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। तो हमें उसका प्रयोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ हम ही नहीं, जो हमारे, मैंने बताया कि जो हमारे पेट्स हैं, जो हमारे पालतू जीव हैं या जो हमारे पेड़-पौधे हैं, उनको भी पिरामिड ठीक कर सकता है। तो उनके अंदर अगर कोई बीमारियाँ हैं या हमें कोई कुछ ऐसा असामान्य देखने को मिलता है, तो पिरामिड का इस्तेमाल करने से वो चीज़ें भी हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, सच में ये तो बहुत ही चमत्कारी है कि ऐसा हो सकता है। तो हाँ जी। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये है कि जो हम क्वांटम लाइफ की बात कर रहे हैं, इसमें पिरामिड कैसे अ, कारगर है? कैसे हमारी हेल्प करता है? जी, देखिए, क्वांटम आयुर्वेदा और जो पिरामिड है, ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे पर निर्भर करती हैं। तीनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शायद यही कारण है कि हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। एक साथ हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, हमारे जो सेशंस होते हैं उनमें। तो क्वांटम जो है, क्वांटम लाइफ किस चीज़ पे बेस्ड है? जो हमारी कॉन्शसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। और आयुर्वेदा आयुर्वेदा हमारी जो बेटर हेल्थ है या हमारी वेल-बीइंग है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो आयुर्वेदा और क्वांटम के जो अलग-अलग फील्ड है कि ये किस तरीके से दोनों काम करते हैं, जो इनका काम करने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें पिरामिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो पिरामिड जो है, वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा, क्वांटम की भी और आयुर्वेदा की भी। तो दोनों जगहों पर पिरामिड का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तीनों स्तंभ हैं जो एक-दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस तरीके से हमें पिरामिड का इस्तेमाल क्वांटम और आयुर्वेदा को आगे ले जाने के लिए करना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा आपका। आपने आज इतने सारे क्वेश्चन्स का, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो अब और ज़्यादा इसमें रुचि लेंगे कि हम कैसे पिरामिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हमारी अ स्वस्थ जीवन जीने के लिए। जी, बिल्कुल।
बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका मैम, और सभी का जो देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर पूजा। इसी के साथ मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर ऊर्जा को भी, जिनके साथ आज हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर लेंगे और प्रश्नों के इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और क्वांटम लाइफ को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज डॉक्टर ऊर्जा आइए थैंक यू सो मच डॉक्टर और ख्याति। अपने विचार प्रकट कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्याति। जैसे कि हम सब ने अभी कुछ जो हमारे पास प्रश्न आए थे हमारे जनता की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो सवाल थे वो डॉक्टर पूजा ने बाखूबी बताए हमें। और डॉक्टर ख्याति, हम आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ, जैसे कि हम जानना चाहते रहते हैं हमेशा के लिए, हमेशा, और आज भी हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं जो हमारे ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जैसे हम बात करते हैं क्वांटम लाइफ में 3 स्तंभों की, एक क्वांटम, दूसरा पिरामिड और तीसरा आयुर्वेद। तो जो पहला हमारा स्तंभ है इसमें क्वांटम, तो इसके बारे में आप प्लीज कुछ जानकारी हमें दें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्वांटम यानी ऊर्जा। और ऊर्जा का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऊर्जा है, ऊर्जा तो हर जगह है और वो हर जगह पे रहती है। हम दिखते हैं कि हाँ हम एक हैं, एक अलग शरीर है, पर नहीं, हम सब एक ही हैं, कहीं ना कहीं उस ऊर्जा से बिल्कुल अभिन्न नहीं, बिल्कुल भी हम भिन्न नहीं है। तो आज का जो क्वांटम की बात करते हैं, तो क्वांटम क्या है? क्वांटम मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है ना ऊर्जा की, बस वही है क्वांटम। सबसे छोटी, इससे आगे आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और ऊर्जा जो होती है वो कभी भी आप उसको खत्म नहीं कर सकते और बना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप, जैसे कोई मैटर होता है कि हाँ भी मतलब कोई भौतिक चीज है, आप उसे तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। वो बस वही है कि ना हमने उसको बनाया है, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। वो सारी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड को चलाने की एक शक्ति, वो शक्ति ही ऊर्जा है, वही क्वांटम भी है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इन चीजों पे शोध किए हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस निष्कर्ष पे भी पहुंचे हैं कि जो क्वांटम है लाइट का, वो फोटोन जो होता है उसी को क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं, और ये आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जाएगा। और ये जो क्वांटम वर्ड भी है, इसका ये जो हमेशा होगा, ये डिसकंटिन्यूअस, यानी एक साथ ऐसे नहीं चल रहा, ये कभी इधर होगा कभी उधर हो जाएगा। तो जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, तो साइंटिस्ट्स ने, नील बोहर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बात की थी कि एक एटम होता है, उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन ऑर्बिट में एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, तो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट तक वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही जंप करके चला जाता है, लेकिन आप उसके जंप करने का जो टाइम है उसको आप माप नहीं सकते हो कि वो कब चला गया। जैसे हम कहते हैं कि हाँ भी पुराने जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे भगवान थे या कुछ भी ऐसे हम उनको बात करते हैं, तो वो उनके पास एक ऐसी शक्ति थी, वो कभी भी कहीं पे भी जा सकते थे। ये शक्ति क्या है? ये शक्ति एक ऊर्जा है जो डिसकंटिन्यूअस है, यानी आप उसको मतलब आप उसको, आपको पता नहीं चलेगा, वो पूरे स्पेस टाइम से अलग है, आप उसको देख ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और हम क्या है, हम भी एक एनर्जी है, जो हम बिहेव कर रहे हैं पार्टिकल की तरह, यानी एक फिजिकल फॉर्म की तरह हम दिख रहे हैं। दिखने के लिए तो हमें कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पे मेरे आसपास लाइट की एनर्जी है, यानी क्या कहते हैं ये जैसे लाइट हो गई उसकी एनर्जी है, या पानी की एनर्जी, हर तरह की एनर्जी है। साउंड की, यानी आवाज की हमारे पास एनर्जी है, पर क्या मैं देख पा रही हूँ कि मेरे शब्द ऐसे 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 दिख रहे हैं? नहीं, वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत फास्ट जा रहे हैं, टोटली डिसकंटिन्यूअस है। यही एक क्वांटम चीज है। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल भी है कि हम जब अपने अंदर भी अपनी बात करते हैं, तो हम प्राण शक्ति से लेते हैं क्वांटम को। हमारे अंदर एक ऊर्जा है जो प्राण है हमारी, जो हमारी इवन सांसें भी हैं, वो भी हमें दिखती नहीं है, वो भी एक ऊर्जा ही है जो अंदर जाती है और बाहर आती है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्याति, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि क्वांटम क्या है। और हाँ, प्राण शक्ति की जब हम बात करते हैं तो प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति की बात हो, मेडिटेशन की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए कि हम वही बात करते हैं, ध्यान करें, ध्यान जगत बनाएं, पिरामिड जगत बनाएं, तो प्राण शक्ति के साथ जुड़ें तो क्वांटम एनर्जी भी अपने आप आ जाएगी, और ध्यान आ जाएगा तो सब कुछ ही आ जाएगा। बिल्कुल। और मैम इसमें एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो चेतना के 5 शरीर हैं, यानी कि 5 बॉडीज ऑफ द कॉन्शियसनेस, और जो पंचकोश है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि क्या है पंचकोश, और 5 बॉडीज ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना के 5 शरीर जो हैं उनके बारे में प्लीज। चेतना के जो 5 शरीर, हम जानते हैं कि पूरे आयुर्वेद में भी हम पढ़ते हैं इस चीज को कि चेतना ही है, आत्मा ही है, वो सर्वोपरि है और वही निर्णय लेती है हमेशा अपने, हमारे जो कर्म है या कुछ भी उनके अनुसार वो निर्णय लेती है कि हम इस जन्म में कैसे पैदा होके कैसे आएंगे और क्या कार्य करेंगे। तो जो कॉन्शियसनेस की जो 5 शरीर है, तो वो जैसे क्वांटम में देखें तो फिजिकल, वाइटल, मेंटल, सुप्रामेंटल और ब्लिस है। लेकिन वेदांतों में भी इसका काफी वर्णन किया गया है। वो बताया गया है कि वो हमारा जो ये शरीर है वो ऐसे नहीं, ये 5 कोश है। तो ये जो आपको दिखता है वो अन्नमय कोश है, लेकिन इसके पीछे 4 और कोश है। प्राणमय कोश है जो वाइटल बॉडी है, फिर मनोमय कोश है जो मेंटल बॉडी है, फिर विज्ञानमय कोश है जो सुप्रामेंटल है, और उसके बाद आनंदमय कोश है जो ब्लिस बॉडी है। वो अल्टीमेट शीत ऑफ जॉय, यानी वो बिल्कुल आनंदमय है, जहाँ पे सब कुछ आनंदित है। वहां पे आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप सोचो, आप कोई गलत चीज सोचो, वहां पे सब सकारात्मकता ही है। और ये जो फिजिकल या आप भौतिक शरीर देखते हैं, अन्नमय शरीर देखते हैं, ये खाद्य पदार्थों से या इन सब से इनको पोषण मिलता है। लेकिन जो हमारी वाइटल बॉडी है या प्राणमय कोश है, इसको किससे मिलता है? इसको हमारी सांसों से मिलता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और नकारात्मकता को बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद मनोमय कोश की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारे विचार है, सारे जो चीजें विचारे हैं, विचार हो गई, हमारी सोच हो गई, वो सब उसमें है। तो वो विचार जो होते हैं वो कभी दिखते नहीं है, वो बस आते हैं और जाते हैं, ऐसे होते हैं। और उसके बाद जो सुप्रामेंटल है, यानी जो हमारा विज्ञानमय कोश है, वहाँ असीम विज्ञान, सारा ज्ञान वहां पे रचित है, वहीं पर होता है। हर चीज का ज्ञान, हमारे विचार भी वही है, हमारी प्राण भी वही है, और हमारा ये जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, वो भी वही है। और उसके ऊपर आ जाते हैं हमारी ब्लिस बॉडी या आनंदमय कोश। वो तो बस बिल्कुल आनंद 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 है, उसमें और कुछ भी नहीं। यही है हमारे 5 शरीर, जिस जब कॉन्शियसनेस ने चुना, उसके बाद वो नीचे आके जो हम आज हैं वो बने। जी मैम, बिल्कुल पाँचों शरीर के बारे में आपने बाखूबी बताया। और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पाँचों शरीर हैं हमारे, पंचकोश है हमारा, तो इसके अंदर जो फिजिकल और वाइटल है, यानी कि फिजिकल तो जो हमें भौतिक है वो हमें बाहर दिखता है, वाइटल जो बॉडी है वो नहीं दिखती है बाहर। तो इनके बीच में क्या एक रिश्ता है, क्या संबंध है इनका, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये जो 2 बॉडीज हैं हमारी, फिजिकल बॉडी और वाइटल बॉडी, या हम कहें कि हमारा अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, अन्न और प्राणमय कोश, ये दोनों बिल्कुल एक साथ रहती हैं और इनका बहुत ही गहरा एक रिश्ता रहता है। क्योंकि ये जो अन्नमय कोश होता है ये बिल्कुल बाहरी कोश रहता है, और ये सारा जो खाद्य पदार्थ, जो मटेरियल चीजें होती हैं, उन्हीं से इनको पोषित करता है। और ये सारा इसके अंदर जो हमारे केमिकल्स और हमारे अंदर जो भी हार्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं, वो सब चलता है। और ये जो शरीर है, अन्नमय कोश, इसमें हम सेंस फील कर सकते हैं, हमें स्पर्श होके, स्पर्श से, या मतलब हमें ज्ञान होता है इन चीजों का, सेंसेशन हमें पता चलती है। और ये क्या है, ये हार्डवेयर की तरह काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, उसके 2 चीजें होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर है तो उसका हार्डवेयर हमारे फिजिकल बॉडी है, और जो वाइटल बॉडी है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर को तो आप देख नहीं सकते हो, इसीलिए वाइटल बॉडी को आप देख नहीं पाते हो, लेकिन कार्य तो उसी से होता है। हार्डवेयर, कंप्यूटर काम कैसे करेगा बिना सॉफ्टवेयर के? अब बिना सॉफ्टवेयर के तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता ना, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, उसको भी तो कोई चीज चाहिए। तो यही कार्य है
इन वाइटल बॉडी के और फिजिकल बॉडी के, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के। और क्वांटम कोलैप्स होता है उसमें। एक क्वांटम कोलैप्स का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्शियसनेस ने या चेतना ने चुना, जो चुनाव किया, वो चुनाव यहाँ पे सही मतलब हमें दिखने लग गया। जब हमें दिखने लग गया वो चुनाव, तब वो क्वांटम कोलैप्स हो चुका है वहां पे। और इसीलिए ये जो शरीर है, आत्मा को या चेतना को कोई भी अनुभव लेने के लिए इस शरीर की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं होगा तो वही काम है जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। और जो हमारी वाइटल बॉडी है या प्राणमय कोश है, इसको किससे पोषण मिलता है? इसको हमारी सांसों से पोषण मिलता है। और ये क्या करती है? ये ब्लूप्रिंट बनाते हैं हार्डवेयर उसका, हमारे जो भी हमारे शरीर का एक ब्लूप्रिंट। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका एक नक्शा बनाते हैं पहले। ऐसे ही नहीं होता है कि हमने 4 दीवारें खड़े कर दिया और हो गया, नहीं, पहले नक्शा बनाया जाता है। और जब नक्शा बनता है उसी के अनुसार हमारा घर बनता है। और ये जो वाइटल बॉडी का है, इसके अंदर जो फीलिंग है, ये फीलिंग की बॉडी होती है, यानी संवेदनाओं की का शरीर होता है, प्राण का शरीर होता है। और इसी के अंदर यहाँ पे हमारे जो चक्र होते हैं, जो चक्र की बात करते हैं कि चक्रास के 7 चक्र होते हैं, वो हमारे शरीर में ऐसे कहीं पड़े हुए नहीं दिखेंगे। वो यही पॉइंट्स हैं, यहाँ से वो वाइटल एनर्जी आती है और जाती है, ऊपर नीचे ट्रैवल करती है। और हमारे जो फीलिंग है या इमोशंस हो गए, हमारी भावनाएं हो गई, वो सब इसी के थ्रू जाती हैं। और वो हमारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे अपना प्रभाव डालती है। यही एक रिलेशनशिप है इन दोनों का, फिजिकल और वाइटल बॉडी का। बिल्कुल मैम। और जैसे कि मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया वो ये कि जैसे आपने कहा था कि हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है यानी कि हमारा भौतिक शरीर है, इसका होना ज़रूरी है। और ये यहाँ पर होगा। और जो वाइटल बॉडी है उसका काम है मतलब फीलिंग्स का। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पर कोई चोट लगती है फिजिकल बॉडी में, तो उसकी भावना, उसकी वेदना जो है वाइटल बॉडी को पता लगेगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं क्वांटम की और एनर्जीज की, तो ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, तो इस तरह से क्या क्वांटम एनर्जी हमारे जो है आसपास में, हमारे वातावरण में, हमारे घर में, हमारी किचन में भी काम करती है? और किचन की, जैसे क्वांटम किचन की हमारी पूरी एक कंप्लीट सीरीज भी रही है पहले पीएमसी हरियाणवी पर। तो उसी तरह से मैं जानना चाहूंगी कि जो क्वांटम एनर्जी है वो क्या वो हमारे शरीर पर तो काम करती है, साथ ही साथ क्या वो हमारे किचन में भी काम करती है? तो अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऊर्जा, जो हमें हमारे आयुर्वेदा से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देंगी। डॉक्टर ऊर्जा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद पूजा। तो ऊर्जा, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा पर, तो क्यों ना सबसे पहले शुरुआत करें कि आयुर्वेदा है क्या? आयुर्वेदा है क्या, बड़ा अच्छा सवाल है पूजा। और जैसा कि हम में से काफी लोगों ने सुना होगा आयुर्वेद के बारे में, और अलग अलग हमारे जो है कि विचार हो सकते हैं कि आयुर्वेदा क्या है, किस बारे में है। तो जो आयुर्वेदा है वो सबसे पहले हम लोग कैसे जानते हैं कि वो पद्धति है हमारी, जो मेडिकल, जो मतलब कि हमारी विज्ञान पद्धति है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। और इसमें ना केवल ये बताया गया कि कैसे स्वस्थ रहना है, बल्कि ये भी बताया गया है कि जो अगर मान लो कोई हमें कल को बीमारी हो जाती है तो उससे भी कैसे हमें लड़ना है। आचार्य चरक ने बड़ी खूबसूरती से बताया है आयुर्वेद का प्रयोजन कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करना, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और साथ ही साथ में जो आतुर है यानी कि जो रोगी है, जिसको रोग हो गया कोई, तो उसको कैसे हमें रोग को दूर करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद पद्धति ना केवल ऐसी है कि उसमें सिर्फ ऐसा वर्णन किया गया है कि आपको अगर कोई रोग हो जाता तो उसको कैसे आपने लड़ना है उससे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जीने की कला सिखाता है हमें आयुर्वेद। आप देखिए कितनी खूबसूरती से आयुर्वेद में दिनचर्या का, ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, जो कि हमें अपनी जिंदगी में लेना ही, मतलब अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करना ही करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई रोग होने की संभावना कभी रहेगी नहीं हमें। तो ऐसा आयुर्वेद है। और आयुर्वेद ना केवल
जो है हमारे फिजिकल लेवल पे यानी कि हमारे शारीरिक लेवल पर काम करता है, बल्कि साथ ही साथ में वो हमारे जो है मेंटल लेवल यानी कि हमारे मानसिक स्तर पर, हमारे इमोशनल लेवल पर यानी कि, और साथ साथ में आध्यात्मिक लेवल पर, सब जगह पर वो काम करता है अच्छे से। बहुत सही कहा तुमने कि आयुर्वेदा जीने की कला सिखाता है, और जो है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि ना सिर्फ स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि बल्कि जो रोग है उनका भी ये हमें समाधान देता है। और उसके साथ साथ तीनों रोग जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके से ही हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो ऊर्जा, अब हम आयुर्वेदा को जान गए हैं कि आयुर्वेदा है क्या, तो दिनचर्या के बारे में कुछ बताएं। दिनचर्या, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या और ऋतुचर्या का बड़ी खूबसूरती से इसका वर्णन किया गया है। और जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि त्रिदोष होते हैं हमारे शरीर में, यानी कि वात, पित्त और कफ। तो ये त्रिदोष जो हैं, इनको अगर ये हमारे शरीर में मेंटेन रहेंगे, सम अवस्था में रहेंगे, कोई ज्यादा किसी की अति मात्रा में क्षय ना हो और किसी का अति मात्रा में वृद्धि ना हो, तो वो हमारी जो है स्वस्थ स्वस्थ जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बनाए रखेगा। तो इन त्रिदोषों को सम रखने के लिए हमें ये जो दिनचर्या है इसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। तो अगर हमारी दिनचर्या सही होगी तभी हम जो है आगे आने वाले रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको मतलब लड़ सकते हैं। कोई भी अगर आगे बीमारी आने वाली हो या ऐसा कुछ, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले दिनचर्या में आचार्य चरक ने, आचार्य वाग्भट ने बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया है कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सुबह। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है सुबह 4 से 6, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है कि ब्रह्म का समय, यानी कि जो समय प्योर कॉन्शियसनेस का हो, ब्रह्म वेला या अमृत वेला कहते हैं। तो अमृत, तो आप देखिए कि अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो उसको अमृत वेला कहा जाता है, कि उस टाइम में अमृत, जो आपको, हम अच्छे तरह से जानते हैं कि अमृत क्या होता है, तो उसकी प्राप्ति होती है उस समय में। तो वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि जब आप 96 मिनट, लगभग 96 मिनट पहले, सूरज उगने से 96 मिनट पहले जब आप जगते हैं सुबह, तो लगभग करीबन करीबन 90 मिनट पहले जो है, सूरज के उगने से पहले जो एक ऊर्जा का संचार होता है जो पृथ्वी पर, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए वो लेना। और साथ ही साथ में उसके बाद जो दूसरा संचार होता है वो करीबन करीबन 30 मिनट पहले, सूरज उगने से 30 मिनट पहले होता है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर हमें पूरे दिन भर, आप ये देखिए कि जो लोग लेट उठते हैं या देर से उठते हैं, तो उनमें एक चीज़ ज़रूर पाई जाती है कि उनमें सारा दिन आलस्य बना रहता है, आलस और भारीपन सा बना रहता है। क्योंकि जो लोग सुबह उठते हैं तो उनके पास वो जो 2 बार संचार होता है ऊर्जा का, वो शक्ति उनमें रहती है। तो ये जो ऊर्जा का संचार होता है, ये हमारे शरीर के लिए, ना केवल शरीर के लिए बल्कि मानसिक तौर पर भी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना। वो ना केवल आपको एक ऊर्जा प्रदान करेगी, बल्कि आपके अंदर एक शांत स्वभाव को भी लाएगी। साथ ही साथ में जो है, जो भी हम सुबह पढ़ें या कोई जो हमारे समझने की शक्ति है, हमारी एकाग्रता है, उसको भी बनाए रखती है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना है? हम जनरली हम देखते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम पानी पीते हैं। तो पानी ऐसे नहीं पीना है, कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2 लीटर पानी पी लिया सुबह, 3 लीटर पी लिया, 4 लीटर पी लिया। तो इतना अति मात्रा में पानी नहीं पीना है, वो आपको फायदा नहीं देगा, वो नुकसान ही करेगा शरीर में। आपको अब सवाल उठता है कि पानी कितना पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए 8 अंजलि। अंजलि, अगर आप दोनों हाथों को जोड़ें और इस तरह से इसे अंजलि कहा जाता है, तो इसके बीच में जितना पानी आएगा उसका 8 गुना आपको पीना है। यानी कि अगर इसमें 100 ml पानी आ रहा है तो आपको इसका 8 गुना कर करके, यानी कि 800 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। कम पी सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं पीना है। उसके बाद आता है कि आपको अपने जो आपके शरीर की शुद्धि करनी है। शरीर की शुद्धि यानी कि ना केवल आपका मूत्र और मल त्याग आता है उसके अंदर, साथ ही साथ में आपका मुंह, आपका नाक, कान, सब इन चीज़ों की शुद्धि भी करनी है।
वो कैसे कि सबसे पहले जब हम मल और मूत्र त्याग की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी वो ये है कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि मुझे जाने की ज़रूरत है वॉशरूम, आपको जब भी वेग आए तो आप जाएँ, उसे रोकें नहीं। जब आप ये प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, पर आप नहीं जा रहे हैं, आप उस वेग को रोके हुए हैं, धारण किए हुए हैं, तो उनको धारण नहीं करना है, उसी से आगे बीमारी जो है बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, तो वो आपको धारण नहीं करना है और आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारे इंडियन सीट कहते हैं जिसे हम, उस पर ही आपको अपना जो मल त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पर बैठते हैं तो आपके ऊपर के शरीर में और आपकी जो थाई होती है यानी कि जंघा होती है उसके बीच का एंगल होता है लगभग 45 डिग्री या उससे कम, जो कि सही है। पर आजकल जो हम हमारे वॉशरूम्स जो हैं वेस्टर्न स्टाइल हो गए हैं, जिसमें हम चेयर लाइक यानी कि कुर्सी की तरह होती है हमारी सीट, उस पर बैठते हैं, तो उसमें लगभग हमारा जो जंघा है और हमारा बाकी ऊपर के शरीर है उसके अंदर एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो वो गलत है। उससे क्या है कि आगे आपको पाइल्स वगैरह की दिक्कत और जो अंदर कंस्ट्रक्शन यानी कि मतलब जो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत करने में एक एडिशनल फैक्टर है, उसमें उसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप सबसे बेस्ट है कि अगर आप अपने इंडियन सीट में जाएं, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अगर वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में भी जाते हैं तो उसमें भी आप कोई स्टूल वगैरह रख लें पैर के नीचे, जिससे आपके पैर ऊपर हो जाएं और वो एंगल मेंटेन रह सके। तो उसके बाद हमारी बात आती है कि जैसे कुछ जगहों पर कुछ कंट्रीज में ऐसी प्रैक्टिस की जाती है कि हमें अपनी जो गुदा मार्ग है उसको सिर्फ ठंडे पानी से ही साफ करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं, और टिश्यू वगैरह से तो बिल्कुल भी नहीं। उसे सिर्फ ठंडे पानी से ही या नॉर्मल पानी से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो उससे हमें साफ करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे आँखों को कैसे हमें साफ करना चाहिए। तो आँखें साफ करने के लिए भी आपको जो है ठंडे पानी का या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है। जब आप जो अग्नि का स्थान होता है, मतलब आँखें जो है वो अग्नि का स्थान है, तो इसमें अगर हम गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो वो हमें आगे आने वाले समय में कष्ट दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा आँखों को जब भी साफ करना है, छींटे मारने आँख में पानी के, तो वो ठंडा पानी होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। और बेस्ट रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने मुंह में पूरा पानी भर लें और उसके बाद अपनी आँखों को वॉश करें। तो इस तरह से जो है आप अपनी आँखें साफ कर सकते हैं। और हमारे कान को साफ करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप उसमें 2 बूंद तेल डाल लें। जो आपके घरों में सरसों का तेल होता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने जो कान में आप 2-2 बूंद तेल डाल लें, उसके बाद थोड़ी देर जब आप रुकेंगे तो वो आपके जो कान में जो गंदगी है वो इकट्ठी हो जाएगी, उसको आप कॉटन से बाहर निकाल सकते हैं। कॉटन यानी कि रुई के फाहे से बाहर निकाल सकते हैं। पर आप ईयरबड्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब आप ईयरबड्स का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करती है कि जो गंदगी है उसको और नीचे धकेल देती है। उसके बाद आती है हमारी बात नाक साफ करने की। नाक कैसे साफ करना है कि आपको नाक से हवा बाहर फेंकनी है। कैसे फेंकनी है? एक बार नीचे की तरफ मुंह कर करके, और यहाँ से आप हवा बाहर छोड़ें, एक बार ऊपर, फिर इधर एक बार दाएं तरफ, एक तरफ दाएं तरफ और एक बार बाईं तरफ। तो इस तरह से जब आप चारों दिशाओं में अपने नाक से बाहर हवा छोड़ेंगे तो इस तरह से आप आपकी जो है नाक वो साफ हो जाएगी। उसके बाद आपको बात आती है कि हमें अपना जो मुख है, हमारा मुंह है, उसे कैसे साफ करना है। हमारे दांत हैं, तो हमें आजकल आदत है, हमारा ट्रेडिशन चल रहा है, हम ब्रश करते हैं, टीथ ब्रश करते हैं। या बल्कि आयुर्वेद जो टेक्स्ट है वो तो हमें कहता है कि हमें जो है दातुन का प्रयोग करना चाहिए। तो दातुन हम नीम की ले सकते हैं, खदीर की ले सकते हैं, बबूल की ले सकते हैं। तो आपको 12 अंगुल लंबी जो है दातुन लेनी है, यानी कि 12 अंगुल, यानी कि ये 4 है तो ऐसे 4 4 और ऐसे करके 12 अंगुल लंबी आप ले सकते हैं दातुन। और उससे आप अपने दांत साफ करें, यानी कि उसको थोड़ा सा आगे से चबा लें और उससे फिर आप अपने दांत साफ करें। इससे ना केवल आपके दांत साफ होंगे और बल्कि दातुन ऐसी जगह पर भी जा सकता है जहाँ पे कई बार गैप होता है दांत के बीच में, तो वहाँ भी अच्छे से क्लीन कर देगा। कोई कोई खाना अगर उसमें जमा हुआ है, कुछ अड़ गया है वहाँ पर, तो उसको भी बाहर निकाल सकता है वो।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, जीवा निर्लेखन में आपको उसी दातुन के 2 हिस्से करके आप उससे अपनी जीवा यानी कि जीभ को भी साफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बात आती है कवल और गंडूश की, यानी कि कवल यानी कि कुल्ला करना, और गंडूश में आपको क्या करना है कि आपको तेल लेना है और मुंह के अंदर भर लेना है, और वो तब तक जितनी देर आप रख सकें, 2-4 मिनट 5 मिनट जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखें, और उसके बाद अच्छे से घुमा करके उसे थूक देना है, बाहर निकाल देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो दांत, आपके मसूड़े, आपकी जीवा, इन सबको मजबूती मिलेगी, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। इनमें कोई मुख रोग होने के चांसेस आपको बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद हमारी बात आती है अभ्यंग की, यानी कि मालिश का। पूरे शरीर पर आपको मालिश करनी ही चाहिए तेल से, जिससे आपकी जो है मसल्स यानी कि आपकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत रहें। उसके बाद योगा करना बहुत आवश्यक है आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। जब आप योगा करते हैं तो सिर्फ आपका शरीर जो है वो केवल दृढ़ नहीं होता, वो केवल मजबूत नहीं होता, साथ ही साथ में आपका मानसिक तौर पे भी आपको एक दृढ़ता मिलती है, और एक स्टेबिलिटी यानी कि एक धैर्यता मिल जाती है, आपको स्थिरता मिल जाती है। उसके बाद नहाना है आपको, और अच्छे से तैयार होना है, अच्छे वस्त्र का प्रयोग करना है, अच्छे वस्त्र डालने हैं। आजकल जो फैशन चल रहा है कि कटे फटे से कपड़े डालते हैं हम, वो बिल्कुल नहीं, वो दरिद्रता लाएंगे और नेगेटिविटी की निशानी है। तो आप जब भी वस्त्र धारण करें वो अच्छे हों, साफ सुथरे हों, अच्छे से धुले हों। उसके बाद आता है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में आप वेजिटेरियन डाइट लें, नॉन वेजिटेरियन का बिल्कुल से त्याग कर दें, और वेजिटेरियन डाइट लें, उसे अच्छे से पका करके, जो कि आपको अच्छी एनर्जी दे, आपके शरीर में ऊर्जा दे। तो इस तरह से आपको जो है पूरे दिनचर्या में ऐसे आपको पालन करेंगे तो आपको मुझे लगता है बिल्कुल ही जो चांस है किसी भी बीमारी होने का वो बिल्कुल कट जाएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर ये इतना था कि दिनचर्या में इतना ही। और डॉक्टर पूजा, आप कुछ और पूछना चाहेंगी? बिल्कुल। तो हम में से कितने ही लोग अनजान और वंचित है ऊर्जा इन सारे लाभों से जो हम दिनचर्या का पालन कर प्राप्त कर सकते हैं। पर देखिए कितनी साधारण और सरल प्रक्रियाएं हैं जो आपने बताई हैं, जैसे उषापान है, सात्विक आहार है, नाश्ता में तेल डालना है, पर इनसे होने वाले जो फायदे हैं वो निश्चित ही अविश्वसनीय है। तो मैं तो खुद भी इसका पालन करना शुरू करना चाहूंगी, और हमारे दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी कि वो इसका पालन करें। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी ऊर्जा कि योगा और ध्यान पर थोड़ा प्रकाश डालें, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल पूजा। तो योगा और ध्यान ये तो बहुत ही आवश्यक यानी कि बहुत ही ज़रूरी हमारे स्तंभ हैं आयुर्वेद के, योगा और ध्यान। तो योगा की बात जैसे हमने 6th एपिसोड में, 6ठे एपिसोड में करी थी कि योगा और ध्यान क्या होता है। तो योगा और ध्यान से सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमारे फायदे क्या होते हैं हमें योगा और ध्यान से। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी बात करी कि जब आप योगा और ध्यान करते हैं तो आपको ना केवल शारीरिक तौर से मजबूती मिलती है, दृढ़ता मिलती है, एक स्थिरता मिलती है, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको एक स्थिरता मिल जाती है। और जब मानसिक तौर पे, मानसिक स्तर पे जब आप एकदम स्थिर हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि कोई भी आगे कोई भी आगे आपको जो है आने वाली बीमारी जो है, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि मन दृढ़ हो ना तो आप कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ आपको ऊर्जा मिलती है बहुत योगा और ध्यान करने से, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी रहती है, तो आपको रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने अभी देखा कोरोना काल में वही सरवाइव कर पा रहे थे जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी। तो योगा और ध्यान में, योगा देखिए, योगा आसन जब हम करते हैं तो वो हमारे स्थिरता देते हैं। योग आसन आप अलग अलग प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हमारे योग आसन हैं। पहले जो है हमारे मेडिटेटिव पोस्चर यानी कि ध्यान करने की मुद्राएं। उसके बाद आते हैं हमारे रिलैक्सिंग पोस्चर्स यानी कि जो आपको रिलैक्स कर दे, और तीसरे आते हैं हमारे कल्चरल पोजेस
या कल्चरल पोस्चर। तो सबसे पहले मेडिटेटिव पोस्चर में यानी कि ध्यानी मुद्रा जो है, हमारी ध्यान की मुद्रा है, उसमें आता है हमारा पद्मासन, जैसे आप इस पीपीटी की स्लाइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन, यहाँ पर जो व्यक्ति जो मुद्रा में है, ये पद्मासन है। तो इस तरह से जब आप पद्मासन में बैठते हैं, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखकर, तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान करने में सहायता मिलती है। ना केवल पद्मासन, साथ ही साथ सुखासन में आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, और साथ ही साथ में वज्रासन में भी कर सकते हैं। वैसे तो आप ध्यान की बात करें तो आप किसी भी मुद्रा में जहाँ पर आप रिलैक्स फील कर रहे हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सिंग पोस्चर्स की। आप रिलैक्स्ड, जहाँ हमारा शारीरिक और मानसिक तौर दोनों बिल्कुल एकदम शांत और बिल्कुल हमारे जो है रिलैक्सिंग हो जाए हमारी बॉडी, तो वो है, उसमें आता है शव आसन। तो शव आसन में आप देखिए कि आपको क्या करना है कि सिर्फ आराम से लेटना है और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। आपकी जो सांस है वो सांस की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहे, और आपके जो हाथ है, आपकी हथेली है, वो आसमान की तरफ होनी चाहिए। और आपको बिल्कुल आराम से 5-7 मिनट आप ज़रूर करके देखिए, आपको पूरे दिन में एक रिलैक्सिंग मूवमेंट लगेगी वो। और आप मतलब आपके, क्योंकि आजकल हम बड़ी स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो वो सब चीज़ें उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आते हैं कल्चरल पॉजेज। कल्चरल पॉजेज में जो बेस्ट है ना, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप देखिए, ऐसा योगा है, जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ना केवल आपको फिटनेस मिलती है, आपके शरीर को फिटनेस मिलती है, बल्कि साथ ही साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी दृढ़ रहती हैं, स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति और कोई योगा ना करे और कुछ भी ना करे, सिर्फ एक सूर्य नमस्कार रोज करे, वो आप डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितनी बार कर सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 12 बार। तो जितनी बार भी आपकी क्षमता हो उतना ही, क्षमता से अधिक आपको व्यायाम और ये योगा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के जो हैं हमारे योगासन हैं। और इसी तरह से हमारे जो मेडिटेशन यानी कि ध्यान, जैसे पत्री सर भी कहते हैं कि आनापानासति का वर्णन सर करते हैं, पत्री जी करते हैं। तो आनापानासति में आपको ध्यान करने का बड़ा सिंपल तरीका हमें पत्री सर ने बताया है कि आपको सिर्फ बैठना है, अपने पैर क्रॉस करने हैं, हाथ इस तरह से क्रॉस करने, आंखें बंद करनी है और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। जब आप ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है आपके पास सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, चाहे वो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा हो, वो उन सब का अपने आप ही संचार आपके अंदर शुरू हो जाता है। तो ध्यान करना तो इतना आसान है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ज़रूर से ज़रूर ध्यान करना ही चाहिए। तो ध्यान और योगा की बात हमने अभी करी, तो काफ़ी फ़ायदे हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो अपने जो जितने भी व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान और योगा किया करें घर में। जी धन्यवाद ऊर्जा, ध्यान और योगा के बारे में जो आपने बताया। और जैसा कि बोलते हैं कि योगा सही होगा, तो निश्चित ही योगा बहुत ज़रूरी है शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखने के लिए। और उसके साथ-साथ ध्यान, और आपने इतनी आसान प्रक्रिया बताई है ध्यान करने की, तो हर जो उम्र है उसके इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, या हमारी एज के जो लोग हैं, जो सोचते हैं कि ध्यान हमारी एज के लिए नहीं है, पर हमें तो सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस रहता है इतनी सारी चीज़ों का, हमारे करियर को लेके, पढ़ाई को लेके। तो दोनों ही चीज़ें निश्चित रूप से हमें करनी चाहिए, योगा भी और ध्यान भी। तो धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल पूजा, और हमें इस तरह से ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों में तो ख़ास करके एकाग्रता को बढ़ाता है ध्यान, तो ये हमें ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। हरियाणा।